अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर मोहम्मद अनील एक और वीडियो लॉग के साथ आपके सामने हाज़िर हूँ। पिछली मेरी जो 2 वीडियोज़ हैं उसमें मैंने मेडिकल लीगल पर काफ़ी डिस्कशन की है, उसके इनिशियल जो स्टेप्स हैं फॉर्म फिल करने से पहले। सो अब जो है इस वीडियो में मैं चाहता हूँ कि मैं ब्रीफली जो है वो आपको ये बता सकूँ कि फॉर्म जो है उसको फिल कैसे करना है। जो पॉइंट्स हैं रिलेटेड टू फैब्रिकेशन या कोई स्पेशल कैसे इंसाइज्ड और लेसरेटेड वुंड्स के अंदर डिफरेंशिएट कैसे करना है, उसके लिए हम ना कुछ सेपरेट दोबारा से वीडियोस रखेंगे। नहीं तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और फिर देखना जो है मुश्किल होगा। मैं आपको धुला-धुला इसलिए नज़र आ रहा हूँ कि मैं जो हूँ कोविड के आईसीयू से आया हूँ और कुछ मेरे दोस्तों ने भी इतराज़ किया कि आपके जो है ना फ़िज़िकल अपीयरेंस वो बहुत ही कोई जो है ना अजीब-सी है, तो खुदा का वास्ता है थोड़े बाल-शाल ठीक करके आया करें, तो इसलिए भी। अच्छा तो कमिंग टू द पॉइंट, बात ये है कि जो भी फ़ॉर्म है आपका एमएलसी वाला उसके 2 सेक्शन एक पेज के ऊपर हैं और उसकी बैक साइड के ऊपर जो है ना वो डायग्राम्स बनी हुई हैं बॉडी की। अच्छा, तो अब ऐसा है कि जो पहला पार्ट है पेज के ऊपर फिल करने वाला वो पेशेंट की जो है ना वो उसमें नाम, एड्रेस है, उसकी जो है ना वो एज है, जेंडर है, तो वो आपने फिल करनी है अगर पेशेंट अपना शनाख्ती कार्ड साथ लाया है। अगर अपना पेशेंट शनाख्ती कार्ड साथ नहीं लाया है तो काइंडली ज़रूर मेंशन करें उस पे कि इसका आईडी कार्ड मौजूद नहीं है। और इसलिए क्योंकि फिर आइडेंटिफ़िकेशन जो है ना वो श्योर नहीं रहती और कल को कोई और आदमी निकलता है और आपको पता लगता है कि नाम किसी और का था और एग्ज़ामिनेशन कोई और करा के चला गया है। तो आपके पास ये एज होता है कि आप बता सकते हैं कि जी मेरे पास जो है ना उस वक़्त आइडेंटिटी कार्ड मौजूद नहीं था पेशेंट का, जिससे मैं आइडेंटिफ़ाई कर सकता। ठीक है, ज़्यादा बेहतर ये है कि आप उसमें लिख दें कि जो है ना पेशेंट को आइडेंटिफ़ाई किसने किया है, कोई रिलेटिव होगा साथ या कोई जो भी पुलिस वाला है अगर, तो वो बताएगा कि जी, जी हम आइडेंटिफ़ाई कर चुके हैं। अच्छा, इसमें एक और बात भी है कि इसको अकम्पनी कौन करता है। मोस्ट ऑफ़ द केसेस में पुलिस साथ नहीं आती, तो आपने उसमें ये बिल्कुल नहीं लिखना कि इसके साथ पुलिस आई है। आपने लिखना है अकम्पनीड बाय अटेंडेंट्स और अटेंडेंट में आपने उस जिसके साथ वो आया है उनका नाम भी ज़रूर मेंशन करना है। कोशिश करें नाम, रिलेशन और अगर हो सके तो आईडी कार्ड भी साथ मेंशन कर दें। ठीक है? उससे ये होगा कि अगर आइडेंटिफ़िकेशन किसी और की होगी तो आप पर ये बात नहीं आएगी। उसके बाद ये है कि आइडेंटिफ़िकेशन मार्क्स हैं, वो आपने खुद से देखने हैं, आईडी कार्ड वाले नहीं चाहिए। आपने मोल वगैरह या जो है किसी किस्म की स्कार वगैरह हैं, उसके थ्रू आइडेंटिफ़िकेशन 2 पॉइंट्स मार्क्स लिखने हैं, फिक्स पॉइंट्स लिखने हैं, मेकअप-शेकअप नहीं लिख देना। अच्छा, उसके बाद जो है आपका सेक्शन आता है जिसमें वो कहते हैं कि इसकी आपने अराइवल कब था, एग्ज़ामिनेशन टाइम कब था, खुदा के वास्ते एक टाइम ना लिखें। अराइवल के साथ ही आप एग्ज़ामिनेशन नहीं कर सकते। सो 5-10 मिनट का वक़्फ़ा दें बीच के अंदर, ठीक है। और उसके बाद जो है कांस्टेबल अगर नहीं है तो उसमें कोई उसको फ़िल ना करें, उस पे लाइन लगा दें कि इसके साथ कांस्टेबल या पुलिस वाला नहीं था। फिर उसके नीचे कंसेंट फॉर्म है जो कि कन्फ्यूज़िंग सा कंसेंट फॉर्म है, वो नाबालिग के लिए भी वही है, बालिग के लिए भी वही है। तो अगर नाबालिग है तो उसके जो है साथ लीगल गार्डियन है, उसके थंब इम्प्रेशन लगाएँ और अगर वो खुद बालिग है तो उसका अपना लगवा लें। ये ज़रूरी है कि आप थंब इम्प्रेशन लगवाएँ, सिग्नेचर की कोई वैल्यू नहीं है इसमें, अगला मुँह पर जाएगा। उसके बाद सेकंड पार्ट जो है उसके अंदर ब्रीफ हिस्ट्री है और उसके बाद उसकी जहाँ तक मुझे याद है क्लोथ्स की एग्ज़ामिनेशन है, फिर जनरल फिज़िकल एग्ज़ामिनेशन है और उसके बाद जो है ना इंजरीज़ की डिस्क्रिप्शन है। तो उसमें पहले ब्रीफ हिस्ट्री, अब ये जो 4 चीज़ें हैं ना, ये बड़े ध्यान से फिल करनी है। उसकी वजह ये है कि ये आपने जब फैब्रिकेशन प्रूव करनी है या आपने अपने आप की फैब्रिकेशन डिफेंड करनी है कि आपने फैब्रिकेशन क्यों लिखी, तो आपने उसके अंदर जो है ना जो है ना इनको कोरिलेट करना है। अगर ये कोरिलेट नहीं होते तो इसका मतलब है कि फैब्रिकेशन है, पेशेंट सच नहीं बोल रहा। और अगर ये कोरिलेट कर रहे हैं, उसकी हिस्ट्री भी, क्लोथ्स भी, वुंड्स भी और उसकी जो है ना फिज़िकल एग्ज़ामिनेशन भी और साथ जो है वो इंजरीज़ की जो डिस्क्रिप्शन है वो भी, तो फिर इसका मतलब है कि वेरी रेयरली है कि पेशेंट जो है ना उसको उसकी फैब्रिकेशन हो। ब्रीफ हिस्ट्री में आपने वही लिखना है कि पेशेंट की ये वाक़या कब हुआ, ठीक है, कितने लोग थे उसमें इन्वॉल्व थे, वेपन क्या यूज़ हुआ, कपड़े उसके फटे, नहीं फटे, जो वो मुँह से आपको बताएगा,
ठीक है, कि जी इस तरह हुआ और मेरे साथ मुझे इस वेपन से मारा गया, इतनी दफ़ा मारा गया। काइंडली ज़रूर कोशिश करेंगे, उससे पूछें कि अगर उसको डंडे मारे गए हैं तो कितने मारे गए हैं। क्योंकि वो होता ही है कि अगर मल्टीपल निशान हैं डंडों के और वो कहे जी मुझे मारा ही एक दफ़ा या सर पे मेरे एक दफ़ा मारा है और उसकी बॉडी पे डंडों के निशान हों, तो दिस इज़ वेरी सस्पिशियस। या वो कहे जी मेरे जिस्म पे मारा गया है और उसके जो है ना जिस्म पे निशान कोई ना हो। इस तरह की जो है ना आपने हिस्ट्री ज़रा थोड़ी-सी डिटेल में लिखनी है। उसके बाद जो है आपके क्लोथ्स का एग्ज़ामिनेशन है। क्लोथ्स का एग्ज़ामिनेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप लोग जो हैं वो इसको शायद लाइटली लेते हैं, लेकिन ये जो कपड़ों का एग्ज़ामिनेशन है ना, ये उसकी जो वुंड है ना उसके साथ कोरिलेट करना चाहिए। अगर उसको डंडे लगे हैं और उसने कमीज़ पहनी हुई थी, तो उसके ऊपर मड का निशान, उसके ऊपर जो है ख़राश वग़ैरह या उसके ऊपर जो है फटे होने के सेम उस पोजीशंस पे होने चाहिए। दूसरी बात है कि अगर पेशेंट कहता है कि जी मेरे तो खूनम खून कर दिया, सर सर पे खून की चोट लगी हुई है एंड क्लोथ्स आर क्लीन, तो उसका मतलब है कि वो आराम से बनाया गया है खून, या पेशेंट ने जो है ना वो कपड़े तब्दील कर लिए। अगर पेशेंट ने कपड़े तब्दील कर लिए हैं तो आपने मेंशन करना है कि जी पेशेंट कपड़े तब्दील करके आपके पास आया है या उसकी शर्ट नहीं है या वो शर्ट साफ लाया है। ये मेंशन करना है कि वो शर्ट साफ लाया है, ये नहीं लिखना कि उसने शर्ट पहनी हुई थी। अब इसमें फ़र्दर मैं थोड़ा-सा यहाँ बता दूँ कि जो पंजाब फ़ोरेंसिक एजेंसी है, आप उसके अंदर क्लोथ्स जो हैं वो सैंपल के तौर पे भेज सकते हैं। उसमें वो आजकल वो काफ़ी जदीद हो गए हैं और उनकी जो है ट्रेस एविडेंस के डिपार्टमेंट है, उनका डीएनए सैंपलिंग का डिपार्टमेंट है, ठीक है? उसके अलावा उनकी जो है फ़ॉरेन बॉडी की डिटेक्शन के लिए डिपार्टमेंट्स हैं। सो आप क्लोथ्स उनको भेज सकते हैं। इवन आप ये भी कह सकते हैं कि जी ट्रेस एविडेंस वालों को भेजें कि वो वेपन ये यूज़ हुआ तो काइंडली मैच करके बता दें कि आप क्या समझते हैं। उसमें फिर वो ज़ाहिर है चला जाएगा सैंपल्स, आपने उसी तरह सैंपल सील करना है जो है ना और उसको सेंड करना है। सैंपल किस तरह सील करने हैं और बनाने किस तरह हैं पोस्टमार्टम में या इसमें, उस पे हम सेपरेट वीडियो करेंगे। वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और उस पे अक्सर डॉक्टर फँस जाते हैं, ठीक है। अच्छा, अब उसमें ये आपने फ़िल कर लिया, क्लोथ्स का आपने बता दिया, ठीक है, कलर के बता दिया, कोई फ़ॉरेन स्टेन बता दिया, फटा है, नहीं फटा है, पहने हैं, चेंज किए हैं, नहीं चेंज किए हैं, ये मेंशन करना है। उसके बाद जनरल फ़िज़िकल एग्ज़ामिनेशन है। जनरल फ़िज़िकल एग्ज़ामिनेशन में जो हम हाउस जॉब में, अपने एमबीबीएस में जिस तरह से जनरल फ़िज़िकल एग्ज़ामिनेशन करते थे, एग्ज़ैक्टली उस तरह ही करने हैं। पेशेंट से सिम्पटम पूछने हैं और उसके बाद जो है ना आपने उसको एग्ज़ामिनेशन करके ना साइन्स देखने हैं उसके। मोस्टली केसेस में इस तरह होता है पेशेंट के बहुत बड़ा वुंड लगा हुआ है, आप उसको टच करते हैं, पेशेंट को कोई दर्द फील नहीं होती, तो आप उसमें मेंशन करते हैं कि पेशेंट जो है ना वो टच पे उसको पेन नहीं हुई, ठीक है। आप सेपरेटली ईच इंजरी पर भी ये मेंशन कर सकते हैं और आप जो है इसको उधर भी मेंशन कर सकते हैं। इसका मतलब है उसे कोई पेन किलर दिया गया है या उसे कोई लोकल लगा कर ये वुंड बनाया गया है, इसका ध्यान रखना है। अच्छा, उसके बाद जो है आपने जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन के बाद आपने उसकी जो है इंजरीज़ की डिस्क्रिप्शन है, उसके आपने 1, 2, 3, 4 लिखना है, हेड टू टो लिखना है, ठीक है? सर से स्टार्ट होना है और जितने भी आपकी नंबरिंग है वो आपने करनी है। उसके बाद आपने इंजरीज़ की डिस्क्रिप्शन लिखनी है। डिस्क्रिप्शन में भी आपने जो है ना वो बिल्कुल इसी तरह लिखना है जिस तरह आप जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं। आपने कोई भी जब इंजरी लिखनी है, आपने बल्कि ये पूरी जब एमएलसी राइट करनी है, तो आपने इस लिहाज से राइट करनी है कि आपका कोई सीनियर मेडिको लीगल ऑफिसर या कोई कोई बोर्ड जो है वो इसको पढ़ रहा है और वो सब डॉक्टर्स हैं और जब वो इसको पढ़ें तो आपको मुँह से कुछ बताने की ज़रूरत पेश ना आए, उनको खुद ही समझ आ जाए। मसलन आपने वूंड को पहले एग्जामिन इंजरी नंबर 1 है, फ़र्ज़ करें एक लैसरेटेड वूंड है, फ़ोरहेड पर है, तो आपने उसको जिस तरह पहले आँखों से देखा है तो आपने वो डिस्क्राइब करना है कि जी एक लैसरेटेड वुंड है और वो जो है ना फ़ोरहेड पर है और उसके अंदर से कोई ब्लड नहीं निकल रहा है, उसके मार्जिन्स जो है वो रफ़ हैं, इन्वर्टेड हैं या इवर्टेड हैं, ठीक है? उसके अंदर कोई फ़ॉरेन ऑब्जेक्ट नज़र आ रहा है कि नहीं आ रहा है, देखने में कोई बोन नज़र आई है, आपको नहीं आई है, या उसकी जो टेल है वो अगर वो आपको लग रहा है इंसाइज़्ड है तो उसकी टेल बनी होती है दोनों तरफ पे। तो उसकी क्या है, फिर आपने उसको बताना है कि जी ये आईब्रोज से इतना सेंटीमीटर ऊपर था, फोरहेड लाइन से इतना सेंटीमीटर नीचे था, ठीक है, या मिड ऑफ जो है ना या नोज से या आई से आपने 2 फिक्स पॉइंट बताने हैं कि वो वुंड किस तरफ था, राइट था, लेफ्ट था, सिंगल था, मल्टीपल था, ठीक है। उसमें यही है कि आपने उसकी लेंथ, उसकी जो है ना विड्थ और उसकी जो है ना डेप्थ में बेसिकली यही है कि वो बोन डीप है, स्किन डीप है या वो मसल डीप है या ये आपने मेंशन करना है। लेंथ आपने बतानी है सेंटीमीटर में, रफली बताते हैं 2 टू, इसको आप लिखते इस तरह है लैसरेटेड वुंड, ठीक है, 2 इंटू 3 सेंटीमीटर एट राइट साइड
of the forehead, 2 centimeter above eyebrow and 1 centimeter lateral to जो है ना medial axis, इस तरह आपने उसको description देनी है। फिर आपने इस तरह लिखना है कि पेशेंट की जो वुंड है वो फ्रेशली ब्लीड है, क्लॉटेड है, उसकी जो कलर है मार्जिन्स का वो ब्लू है, ब्लैक है, रेडिश है, स्वेलिंग हुई हुई है, नहीं हुई हुई है, ठीक है। नॉर्मली जो वुंड जो इंसाइज्ड होते हैं उसके अंदर स्वेलिंग नहीं होती है। तो इस किस्म की डिस्क्रिप्शन आपने देनी है कि आपने वेपन के साथ उसको मैच करना। अगर आपके वुंड की डिस्क्रिप्शन आपके वेपन से मैच नहीं हो रही, ठीक है, जो कि पेशेंट आपको हिस्ट्री में बताता है, तो इसका मतलब है कि ये फैब्रिकेशन है। आपने वही लिखना है जो आपको नज़र आ रहा है। अगर वो मैच नहीं कर रहा तो आपने एंड पे लिख देना है कि फैब्रिकेशन जो है ना वो पॉजिटिव है। आपको इसमें एक्सप्लेन करने की ज़रूरत भी नहीं पेश आएगी। अगर आपको बोर्ड बुलाएगा तो आप उनको वहीं बता सकते हैं कि मैंने इस वजह से इसको फैब्रिकेटेड लिखा। उसके बाद आपने लिख लिया। उसके बाद अब आपके ना 2 पॉइंट्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं। एक ये कि आपने इन्वेस्टिगेशन कौन-सी करानी है। दूसरा ये है कि आपने कंसल्टेंट ओपिनियन लेना है, एक्सपर्ट की नहीं लेना। देखिए, अगर बोन के ऊपर कोई भी ब्रूजिंग है या लैसरेटेड वुंड है, किसी भी बोनी पार्ट के ऊपर, तो उसका एक्स-रे ज़रूर लिखें। क्योंकि आप आँखों में एक्स-रे नहीं रखते, अल्लाह मियाँ ने ये सलाहियत इंसान को नहीं दी कि उसकी आँखों में एक्स-रे हो। तो आपको नहीं पता लग सकता कि ये हेयर लाइन फ्रैक्चर है कि नहीं है। तो काइंडली ज़रूर उसको एक्स-रे के लिए भेजें, ठीक है? ये डिस्क्रिप्शन देने के बाद। तो एक्स-रे पे जब वो चला जाएगा, तो आपने उसको जो है ना KUO कर देना है, केप्ट अंडर ऑब्जर्वेशन। उसको डिक्लेयर नहीं करना। अगर उसको डिक्लेयर करना हो तो आपके माइंड में शक नहीं होना चाहिए। अगर आपको शक है उस इंजरी पे किसी किस्म का भी, तो ही आप उसकी कोई इन्वेस्टिगेशन कराएँगे ना। तो जब तक वो इन्वेस्टिगेशन वापस नहीं आ जाती, आप अपना ओपिनियन कैसे दे सकते हैं? MLC में कोई प्रोविज़नल किस्म का जो है ना वो नहीं होता ओपिनियन, या आप डेफिनेटिव बात करते हैं, आपको या कन्फर्म होता है या नहीं होता। तो आपने वेट करना है। रेडियोलॉजी का जो वापस आएगा कंसल्ट, उस पे एक्सपर्ट ओपिनियन भी होगा। आप बाकायदा रिक्वेस्ट करेंगे कि रेडियोलॉजी भी करें और एक्सपर्ट ओपिनियन भी करें। अगर आपको लगता है कि यार इसकी कोई मतलब डिस्प्लेसमेंट आ जाती है बोन की और आपको बज़ाहिर क्लिनिकली नहीं लगा था, तो आपके पास 2 तरीके हैं। या तो आप उसको रेडियोलॉजिस्ट को भेज दें, सॉरी ऑर्थोपेडिक को भेज दें अपनी MLC की कॉपी के साथ, और जो है सर्जन के पास आपने उसको भेज देना है और उससे ओपिनियन लेनी है, या रेडियोलॉजिस्ट से ओपिनियन लेनी है, या आपने ऑर्थोपेडिक से ओपिनियन लेनी है। कॉपी भेज के आपने उनसे कहना है काइंडली वुंड भी देख लें और इसको ज़रा बता दें कि ये जो फ्रैक्चर है ये मैंने जो पहले डिस्क्रिप्शन लिखी है इसके साथ मैच नहीं कर रहा, तो इसको ज़रा देख लें। जो इसमें जो है ना वो आपको जो है ना जब आप भेजेंगे उसके ऊपर, तो वो उस पर कोई ना कोई एक्सपर्ट ओपिनियन अपना ज़रूर देगा कि जी ठीक है, ये जो वुंड है ये इसकी जो फिज़िकल आप एग्जामिनेशन जो वो उसने खुद ने किया है तो उसके साथ मैच नहीं करता, ठीक है। ये मसलन ऑर्थोपेडिक आपको बता सकता है कि इतने छोटे वुंड्स के ऊपर जो है वो इतना बड़ा फ्रैक्चर जो है वो हाईली अनलाइकली है। तो आपने अपने ऊपर से बोझ उतार कर कंसल्टेंट पे डाल दिया, आपने मल्टीपल लोग इन्वॉल्व कर दिए। तो जब भी आप पे इंक्वायरी होगी तो वो कहेंगे, फिर आपके पास आप पर लोग शक नहीं करते इस चीज़ का कि आपने कोई पैसे लिए हैं या कोई प्रेशर में किया है। क्योंकि ज़ाहिर है उसमें मल्टीपल ओपिनियन शामिल होते हैं, वो मिलकर एक सिंगल ओपिनियन बना रहे होते हैं। और वैसे भी एक्सपर्ट कंसल्टेंट ओपिनियन जो है वो आपकी ओपिनियन को सुपरसीड करता है, और वो जो कह रहा होता है वो वही फाइनल उसकी ओपिनियन होती है। आपने उसकी बेस पर फिर इंजरी डिक्लेयर करनी होती है और मेंशन करना होता है कि अकॉर्डिंग टू कंसल्टेंट सर्जन या कंसल्टेंट रेडियोलॉजिस्ट इसके अंदर ये चीज़ें हैं, तो इंजरी जो है वो इसको ये डिक्लेयर किया जाता है। फैब्रिकेशन फिर भी आपने डिसाइड करनी है। ये फैब्रिकेशन सर्जन डिसाइड नहीं कर सकता, कोई भी एक्सपर्ट ओपिनियन देने वाला डिसाइड नहीं कर सकता, ये आपने ही डिसाइड करना है। तो आपने उसमें ये लिखना है कि कंसल्ट ओपिनियन में ये आया है, मेरे ख़्याल में इसको जब इनिशियल फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन में मैंने देखा था, जब फर्स्ट एग्जामिनेशन में, तो ये मसला था, इसलिए जो है मेरा ओपिनियन ये है कि ये फैब्रिकेटेड है या फैब्रिकेटेड नहीं है। आप पूरा एक नोट लिख सकते हैं बैक साइड पे फैब्रिकेशन पे। अगर आपको फैब्रिकेशन आप यस करने के बाद उसकी एक्सप्लेनेशन भी पीछे लिख सकते हैं कि आपने क्यों फैब्रिकेशन दिया है। ये बेसिकली आपकी अपने याद रखने के लिए है, जब आप किसी भी इंक्वायरी में जाते हैं या जज के सामने पेश होते हैं, तो वो आपको ये MLC आपकी वापस दे देते हैं। ज़ाहिर है आपने बहुत काटे होते हैं, आपको याद नहीं होता, और उस वक़्त आप अपने ही नोट्स पढ़ के जो है वो आपको याद आ जाता है, या आप उसको कम से कम एक्सप्लेन कर सकते हैं कि आपने ये क्यों लिखा। दूसरा है कि आपने इसकी जो है ना जो कब किस टाइम पर आपने रेडियोलॉजी करानी है। रेडियोलॉजी आपने तब करानी है, रेडियोलॉजी से मेरा मतलब है एक्सरे भी और अल्ट्रासाउंड भी, जब
किसी बोनी पार्ट के ऊपर ब्रूजिंग होगी तो आपने उसकी रेडियोलॉजी भेजनी है एक्सरे के लिए। अगर वो किसी सॉफ्ट टिश्यू के ऊपर है, जिस तरह कैविटी के अंदर है, जिस तरह एब्डोमेन में है, तो आपने अल्ट्रासाउंड एडवाइस करनी है उसको। और आपको लगेगा तो आप उस पे सर्जिकल या जो भी रिलेटेड स्पेशलिटी है उससे ओपिनियन मांग सकते हैं कि काइंडली इसके ऊपर फर्दर ओपिनियन दें कि ये आपको इस डिस्क्रिप्शन में ये शक है, तो आप ज़रा काइंडली इसको देख लें। अच्छा, उसके बाद ये है कि एक कंडीशन ये अराइव करती है कि ब्लड लगा हुआ है इसके ऊपर, शर्ट के ऊपर, या आपको लगता है कोई फॉरेन बॉडी है या कोई ऐसी चीज़ है, तो आप उसको उसकी बाकायदा सैंपल बनाकर उसको जो है ना पंजाब फोरेंसिक एजेंसी में भेज सकते हैं। इसमें भी आपने KU रखना है जब तक कि उसकी जो है ना ओपिनियन वापस, उसकी जो इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट है वो वापस आ नहीं जाती उनकी तरफ से। आपने उस पे कोई फाइनल डिसीजन नहीं देना। इन्वेस्टिगेशन आने के बाद आपने किस दिन के अंदर उसको डिक्लेयर करना है, ये फॉर्म के एंड पे लिखा भी हुआ है और ये वैसे भी आपको पता होना चाहिए। अच्छा, इसके अलावा एक कंडीशन ये है कि पेशेंट का जो है एग्ज़ामिनेशन वो कैसे करना है। एग्ज़ामिनेशन में खुदा के लिए डिस्पेंसर को मत कहा करें कि जाओ इसका वुंड वाश करके ले आओ, मैंने देखना है। वो वुंड वाश करने के साथ-साथ बहुत कुछ और भी कर देता है, ठीक है? तो आप उसको खुली छुट्टी देंगे तो इस तरह ही होगा। एग्ज़ामिनेशन आपके सामने मरीज़ बैठा हुआ है, आप कोई स्पिरिट या आप कोई नॉर्मल सलाइन से मंगवा के उसको वॉश कर लें, अपने सामने करवा लें। उसको अपनी आँखों के सामने से दूर मत भेजें और कोशिश करें अपने हाथों से करें, क्योंकि डिस्पेंसर्स जो कि 2 नंबरी करते हैं, अगर वो करें तो वो बहुत एक्सपर्ट होते हैं और उनकी उंगलियाँ जो हैं वो आप कभी भी उस पे ट्रस्ट नहीं कर सकते कि वो कौन-सा वुंड जो है उसको किस तरह मैनिपुलेट करेंगे। वो उसको बोन एक्सपोज़ कर सकते हैं, उसको डीप कर सकते हैं, तो इसलिए अपने हाथों से एग्ज़ामिनेशन करें। ये जो है ना वैसे भी मेडिकली और एथिकली भी डॉक्टर को एग्ज़ामिनेशन खुद करना चाहिए, इतना काम हमें खुद करना चाहिए। फिर हम बाद में गिला करते हैं कि जी हमें मुश्किल पेश आई है। तो एग्ज़ामिनेशन खुद किया करें और उसको बाहर नहीं भेजें। उसको जब तक आप लिख नहीं लेते उसकी इंजरीज़, उसको अपनी नज़रों के सामने से मत हिलने दें। ठीक है। दूसरा ये कि अगर वो स्टिच्ड है या उसने पहले कहीं उसको पट्टी कराई हुई है तो उस पे मेंशन करें कि इसको कहीं और पहले मैनिपुलेट किया गया है। मैनिपुलेशन से मतलब ये होती है कि अगर उसकी ड्रेसिंग भी की गई है तो इट्स मैनिपुलेशन ऑफ द वुंड। सो आप उसको लिखें कि जी इसकी ड्रेसिंग की गई है, बाहर से की गई है, मेरे आने से पहले कहीं और देखा गया है इसको। ठीक है? और इसके अलावा स्टिच है अगर तो स्टिच रिमूव नहीं करने, अगर कोई क्रिटिकल ड्रेसिंग हुई हुई है तो रिमूव नहीं करनी। अगर उसकी बोन को स्टेबलाइज़ करने के लिए क्रंचेज़ जैसे लगाए हुए हैं तो उसको रिमूव नहीं करना। पेशेंट की हेल्थ फर्स्ट आती है, मेडिकल लीगल एग्जामिनेशन सेकंडली आते हैं। आप उसकी हेल्थ को एंडेंजर नहीं कर सकते, उसकी हीलिंग प्रोसेस को डिस्टर्ब नहीं कर सकते जस्ट फॉर द सेक ऑफ मेडिकल लीगल केस। ये एक ऑब्लिगेशन है डॉक्टर पे, तो उसको आपने उसी तरह ही लिखना है, ठीक है? इसके अलावा कि पेशेंट जो है वो कई दफ़ा कहते हैं हम 4-5 दिन पहले आए हैं, तो मेंशन करें हम 4-5 दिन पहले का ये मेडिकल लीगल है और हम अब आए हैं। उसके बाद नीचे जो फिलिंग है आपने लिखना है, इन्वेस्टिगेशन आपने कौन-सी भेजी है, कंसल्टेंट ओपिनियन क्या था, फिर उसके नीचे आपने डिक्लेयर करना है। अगर वो नहीं आता तो उसकी जगह KUO लिख दें और या बैक साइड पे उसको डिक्लेयर कर दें जहाँ डायग्राम्स बनी है, या उसी जगह जो है ना डिक्लेयर कर दें जहाँ आप अभी आपने डिक्लेयर नहीं की हुई इंजरीज़ को। इसके अलावा फिर आपने जो वुंड जिस जगह आपने जितनी नंबर ऑफ़ इंजरीज़ लिखी हैं, बैक साइड पे आपने MLC नंबर लिखना है, डेट लिखनी है और आपने वो फ़िज़िकली उसको जो है ना पॉइंट करना है कि ये किस-किस जगह पर इंजरी है। आपने उसको ज़रूर उस जगह पे डायग्राम पर भी मेंशन करना है ताकि कन्फ्यूज़न ना रहे उसके अंदर, ठीक है? और बाकी ये है कि इसके बाद जो मेडिको लीगल है वो काइंडली जो है वो लाज़मी तौर पर पुलिस वाले को दिया करें। ठीक है? और पुलिस वाला अगर नहीं आता तो उसके अंगूठा और साइन कैसे होंगे, तो वो फिर मुश्किल होती है। तो अगर कोई कहता है, ज़िद करता है तो उसे कहें काइंडली MS से लिखवा के ले आएँ। इसी तरह अगर वो डॉकेट नहीं लाया हुआ और आपने MLC काटनी है और वो आपसे कहते हैं जी हमें डॉकेट या कोर्ट ऑर्डर हमारे पास नहीं है, आप इसके बगैर MLC काटें, तो आपको काटनी पड़ेगी। लेकिन उसके लिए आप MS को कहें, उनसे कहें जी MS से अलाउ करा के ले आएँ तो मैं काट देता हूँ, या जो भी आपका इंचार्ज है, उससे कहें कि अलाउ करा करा के ले आएँ तो मैं काट देता हूँ। तो ये बड़ी ज़रूरी है कि आप इंतहाई ध्यान से मेडिकल लीगल काटें और उसके अंदर जो है ना उसकी डिस्क्रिपेंसीज़ मत छोड़ें। आपको पता होना चाहिए कि अगर चैलेंज होगी तो डॉक्टर्स का ही पैनल देखेगा। तो आपकी जितनी डिस्क्रिप्शन है वो डॉक्टर्स के लिहाज से होनी चाहिए। आप जब के कोर्ट में जाएँगे तो आपके हाथ में ये MLC देंगे और कहीं कई दफ़ा वो कहते हैं इसको उर्दू में इसका तर्जुमा कर दें।
वो आपसे इसकी क्रेडिबिलिटी के बारे में क्वेश्चंस नहीं करेंगे। अगर वो करेंगे भी तो उसकी वैल्यू नहीं है। मेडिकल ओपिनियन आपका जो है वो लेमैन से अबव है और वो उस पर क्वेश्चन नहीं कर सकते। वो इसको सिर्फ चैलेंज कर सकते हैं, वो भी मेडिकल बोर्ड के अंदर। तो वो उसको आपको उसकी परेशानी की ज़रूरत नहीं है कि जज आपसे पूछेगा कि आपने इंजरी को ऐसे क्यों लिखा, वैसे क्यों लिखा। वो ऐसा नहीं पूछेगा। वो सिंपल आपसे आपका ओपिनियन पूछेगा कि आपके ख़्याल में ये जो आपने लिखा हुआ है, ये सही है? अगर आपने कहा जी सही है, तो वो यही है कि आपने एक्सपर्ट ओपिनियन लिया, डॉक्टर साहब एक्स-रे क्यों नहीं करवाया? या ये आपसे फिर भी नहीं वो पूछ सकते कि आपने एक्स-रे क्यों नहीं करवाया? ये मेडिकल बोर्ड आपसे पूछेगा कि आपको कैसे पता लगा हेयर लाइन फ्रैक्चर है बगैर एक्स-रे कराए? ठीक है ना? या हो सकता है आपकी असेसमेंट सही ना हुई हो, तो काइंडली इसका ज़रूर ख़्याल रखें। ज़्यादा से ज़्यादा जो रिलेटेड इन्वेस्टिगेशंस हैं वो ज़रूर करवाएँ। ज़्यादा लोगों को इन्वॉल्व करें ताकि आपके ओपिनियंस के अंदर जो है वो एक्सपर्ट ओपिनियंस शामिल हों, फिर वो कोर्ट के अंदर अपना जवाब होते हैं कि जी ये हमने इसलिए लिखा है। आपके बात से सर से बात उतर जाती है और वो उनके सर पड़ जाती है। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि कुछ इसमें आपको हेल्प हुई होगी। इन नए लोगों के लिए मैं ये असल में वीडियो बनाता हूँ, जो पुराने हैं उनको ऑलरेडी पता है कि ये कैसे डील करना है। और पिछली वीडियो में भी एक भाई ने कमेंट्स किया हुआ है कि आप जो है ना वो आराम से घर बैठकर एमएलसी लिखें, आपको क्या ज़रूरत पड़ी है उसी वक़्त कट करने की। तो मेरे भाई, जो लोग घर बैठ के एमएलसी आराम से बैठ के लिखते हैं ना, तो अक्सर उनका पूरे शहर को पता होता है कि वो घर बैठ के एमएलसियाँ लिख लें। तो ऐसी बातों से परहेज़ करें, क्यों अपनी इज़्ज़त पूरे शहर में आप रोलते हैं। ठीक है, आपको जब आपके पास एक पेशेंट आया है, आप वहीं उसको कट करें, आपकी ड्यूटी है। और अगर आप उसको रख लेंगे तो लोग आपको यही कहेंगे कि डॉक्टर साहब ने रख लिया है, अब हम जाएँगे और जब तक हम इस डॉक्टर साहब जब तक कुछ लेन-देन नहीं कर लेते, वो जी एमएलसी को लिख के हमारे हवाले नहीं करते। तो ऐसी चीज़ों से ज़रा काइंडली परहेज़ करें और अपने जूनियर्स को सही मशवरे दें। उनको सही गाइड करें। ये जो है ना सदका जारिया है। अगर आप खुद सोचें, जब आप पहली दफ़ा इस सिचुएशन में आए थे, आपको कितनी मुश्किल पेश आई थी। तो अपने आप को स्टेज पे रखें और हेल्प करें ताकि आने वाले आपके जो जूनियर्स हैं वो आपको दुआएँ दें, बजाए ये कि वो बेचारे उसी सेम मुश्किल से गुज़रें जिससे आप गुज़रे थे। ठीक है, इंशाल्लाह नेक्स्ट जो मेडिको लीगल की बारे में डिस्कशन है वो मैं फैब्रिकेशन पे करूँगा और हम ये बात को देखेंगे कि फैब्रिकेशन को आपने डिक्लेयर किस तरह करना है, क्योंकि सबसे बड़ा मसला डिक्लेयर करने का है, लोग सर फाड़ने को आ जाते हैं। और आपने कैसे उसको डिस्पेंसर से बचाना है, क्योंकि वो बाहर जाके बता देता है जी कि ये जो है ना मेडिको लीगल फैब्रिकेटेड काट दिया गया है। और आपने उसको डिस्क्राइब कैसे करना है ताकि आप उसको डिफेंड कर सकें। ठीक है? अपना ख़्याल रखें, आगे जो छुट्टियाँ आ रही हैं बाहर ना फिरें और जो है ना हॉस्पिटल्स के अंदर काइंडली केयर करें और बहुत ज़्यादा कोरोना आया हुआ है। अल्लाह आप सबका हामी नासिर रहे। अल्लाह हाफ़िज़।